এই চ্যানেলটি আপনাদের প্রত্যেকেরই চ্যানেল, তাই প্লিজ এই চ্যানেলটিকে সাপোর্ট করতে থাকুন এবং নিয়মিত আপডেটের জন্য এই চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব না করা থাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন এবং ভিডিওগুলিকে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করুন, ভিডিওগুলিকে ভাইরাল করুন, তবে কিন্তু বহু মানুষ আপনাদের পাশে আসবে। তাই প্লিজ এই চ্যানেলটিকে সাপোর্ট করুন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং ভিডিওগুলিকে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করুন। ধন্যবাদ। बातें हैं जिसकी तरफ ये इशारा करता है। तो ये विधेयक लोकसभा राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है, अब कानून बनने के लिए तैयार है। चिटफंड की मौद्रिक सीमा को 3 गुना तक बढ़ाया गया है। इसका मतलब है व्यक्तिगत और कंपनियों की निवेश की जो सीमा है वो बढ़ा दी गई है। तो इसकी मांग बहुत पहले से हो रही थी और जिसको इस संशोधन विधेयक में मान लिया गया है। और वो क्या संशोधन है जो व्यक्तिगत और कंपनियों की निवेश सीमा है उस पर नजर डाल लेते हैं। तो व्यक्तिगत निवेश की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है और कंपनियों के निवेश की सीमा 6 से बढ़ाकर 18 लाख तक कर दी गई है। 3 गुना इसमें बढ़त दर्ज की गई है। चिटफंड कंपनियों में अब कम से कम 2 सब्सक्राइबर होंगे ही होंगे, ये नया प्रावधान हमें बताता है। और क्या कहता है ये जो संशोधन विधेयक है, ये हमें कहता है कि फोरमैन के कमीशन को 7% किया गया है, जो पहले 4-5% के आसपास था काफी सालों से। 1982 के चिटफंड कानून में संशोधन हुआ है। इस विधेयक के बाद संसदीय समिति की सिफारिशों पर संशोधन विधेयक लाया गया था, जिसमें कई मांगे थी। कहा जा रहा था साल 2000-2001 के बाद से कई ऐसे प्रावधान थे जिसमें बदलाव नहीं हुए थे। और नए कानून से बेहतर निगरानी और नियंत्रण भी स्थापित होगा, जो एक बड़ी तस्वीर अगर हम उसकी बात करें तो धोखाधड़ी करना अब ज्यादा मुश्किल होगा, बेहद मुश्किल हो जाएगा। और दुरुपयोग रोकने का भी इसमें कई प्रावधान किया गया है। ये क्या प्रावधान है ये हम आपको विस्तार से बताएंगे आगे आने वाले कार्यक्रम में। और इसके अलावा चिटफंड क्षेत्र में इसका मकसद यह है कि चिटफंड क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास को सुनिश्चित किया जाए, ज्यादा रेगुलेशन हो, जो हितधारक है उनकी रक्षा हो सके, उनके हितों की, लोगों तक बेहतर वित्तीय पहुंच बनाना, चिटफंडों पर कॉम्प्लायंसेस का बोझ कम करना है, जिसकी वजह से कई सारी अनियमितताएं देखने को मिली हैं। और इसके साथ साथ ये जो नया संशोधन विधेयक ये कहता है कि निवेशकों के हितों की इससे बेहतर तरीके से रक्षा होगी। इसके
मानी, ये भी एक बड़ी समस्या के तौर पे पिछले सालों में उभरा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं, अगर बड़े कुछ हालिया सालों की अगर हम बात करें तो शारदा चिट फंड 2013, पीएससीएल चिट फंड घोटाला मामला, अभी भी ये मामला चल रहा है कोर्ट से लेकर सेबी तक के बीच में अभी भी खींचतान हो रही है। रोज वैली चिट फंड, ये कुछ बड़े हैं जो पिछले कुछ सालों में लगातार सुर्खियों में रहे हैं, चर्चा में रहे हैं। और पिछले 8 सालों के दौरान सिर्फ बंगाल में 200 से ज्यादा चिट फंड कंपनियां सक्रिय रही हैं। लेकिन हुआ क्या जो मौजूदा जो आंकड़ा है वो क्या बताता है कि क्या हुआ जो इस इतने बड़े स्तर पे जो कंपनियां चल रही हैं उसमें किस तरह के बदलाव आए। आंकड़े ये भी बताते हैं कि पश्चिम बंगाल का ही अगर हम उदाहरण लें तो वहाँ पे कई कंपनियां वहाँ पे जो है लोगों के पैसे उसमें डूबे और उसमें बहुत सारी अभी भी जांच प्रक्रिया चल रही है। अभी भी जो है जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई का पूरी तरह अंतिम तौर पे इंतजार है। और पश्चिम बंगाल में 194 संदिग्ध कंपनियां, इसकी बात भी रिजर्व बैंक, सीबीआई और ईडी करता रहा है। लोगों के 60,000 करोड़ से ज्यादा डूबे हैं। ये मिनिमम यानी कहें न्यूनतम ये अमाउंट या कहें राशि है जो हम आपको दिखा रहे हैं। दूर दराज के इलाकों में खासकर ये सक्रिय रहे हैं। इसके अलावा मेहनत कश तबके जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो रोज मजदूरी करके खेतों में काम करके कमाते हैं, वो ज्यादातर इसमें निशाना बने हैं। पहले कई मामलों में निवेश का 40% तक कमीशन दी गई, इस तरह की भी बात जो है सामने आई और 25 से 40% कमीशन दिए जाते थे। और ये एक बड़ी समस्या थी कि उसकी वजह से जो बहुत सारा जो पैसा है जो निवेशकों को मिलना चाहिए होता था वो कहीं और चला जाता था। तो ये एक पूरी तस्वीर हमने आपको कुछ आंकड़ों और ग्राफिक्स के जरिए रखने की कोशिश की। और हमारे साथ 2 विशेषज्ञ मौजूद हैं हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए। जो विधेयक पास हुआ इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ वेद जैन साहब हैं, जाने माने टैक्स एक्सपर्ट और आर्थिक मामलों के जानकार। और हमारे साथ मौजूद हैं शिशिर सिन्हा साहब, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार। और सबसे पहले अगर मैं वेद जैन साहब आपसे मैं अगर जानना चाहूं, जो ये संशोधन विधेयक पास हुआ है और अब ये कानून बनेगा, आपको लगता है कि जो एक मांग इतने सालों से हो रही थी, इतना आउटक्राई, पब्लिक आउटक्राई हमने देखा था, कितना उसको सेटिस्फाई, संतुष्ट करता है ये? देखिए, चिट फंड एक बहुत अच्छा माध्यम है अगर इसे ठीक तरह से यूज़ किया जाए। इसमें एक यूनिक मॉडल है जिसमें एक आपको क्रेडिट मिलता है और एक निवेश भी होता है। और घरेलू रूप में एक सोसाइटी में, परिवार में, कहीं से भी ये चलाया जा सकता है। और कुछ लोग मिलके जुड़ के, जिनके पास पैसे की कुछ निवेश करने का है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, जिनको पैसे की ज़रूरत है उनको मिलता है। तो इसका मॉडल क्या है चिट फंड का कि भाई 20 लोग मिले, उन्होंने कहा कि 5-5 हज़ार रुपये महीना हम हर महीने डालेंगे और जिस 1 लाख रुपये जो होगा उसको हम बाद में एक ऑक्शन करके या कोई प्रोसेस फॉलो करके एक उसको अमाउंट डिक्लेयर करते हैं कि इसके ऊपर कितना पैसा मिलेगा, जिसे हम डिस्काउंट या डिविडेंड कहते हैं, ये मिलता है। तो ये एक अच्छा मॉडल है क्योंकि जिसके पास निवेश है तो उसको पैसा चला गया तो उसको वो जो डिविडेंड है वो एक आता है, जिसको ज़रूरत है तो वो शुरू में उस पैसे को उठा लेता है, जिसे हम चिट कहते हैं, वो कहते हैं। तो 1978 से पहले इसके बारे में कोई ऐसा कानून नहीं था। एक पुराना मद्रास चिट फंड एक्ट होता था जिसके अंदर ये तहत चलता था। लेकिन ओवर ए पीरियड ये इंस्टीट्यूशन बहुत बड़े हो गए और बहुत सारे लोगों ने पैसे उठा के, क्योंकि निवेश होता है और उसके पैसे उठाए तो पता लगा कि बहुत सारे लोग पैसे लेके चले गए, गायब हो गए, तो जिसको कंट्रोल करना बहुत जरूरत हो गया। तो सरकार ने 1978 में एक स्कीम बनाई जिसमें उन्होंने प्राइस चिट को बैन करने की कोशिश की और 1982 में सरकार ने एक सेंट्रल कानून बना के इसको रेगुलेट करने की कोशिश की। लेकिन ये कानून बनने के बावजूद भी, पिछले 35 सालों के अनुभव के बाद भी लगा कि इसके अंदर कोई ना कोई अभी चैलेंजेस हैं और इसको प्रमोट करने की जरूरत है। और उसके लिए एक एडवाइजरी ग्रुप बना जिसने एक रिपोर्ट दी और उसके बाद अभी पार्लियामेंट में अमेंडमेंट होकर ये बिल पास हुआ है जो पार्लियामेंट में। तो अभी जो मेन जो चैलेंजेस किए गए हैं कि इस चिट फंड को कैसे सदुपयोग किया जाए और दुरुपयोग को कैसे रोका जाए, तो उसके मेन मुद्दे हैं। ठीक है। और तो जो 5 जो मेजर अमेंडमेंट जो की गई है, एक तो जो स्कोप है उसका बढ़ा दिया गया, जैसे आप बता रहे थे कि पहले जो टोटल एग्रीगेट अमाउंट चिट का चल सकता था, तो जो एग्रीगेट करने के लिए जो अगर कोई इंडिविजुअल ऑपरेट करता, जो हालांकि कानून के अंदर बहुत जगह रिस्ट्रिक्शन है, उस अमाउंट को बढ़ा दिया गया, 1 लाख से 3 लाख कर दिया गया है। पार्टनरशिप फर्म में जो 6 लाख रुपए तक का बिजनेस करा जा सकता था, 4
पार्टनर से ज़्यादा होने पे वो 18 लाख रुपए तक का बिजनेस किया जा सकता है। और कंपनी के केस में 10 टाइम्स ऑफ नेटवर्थ अलाउड है, जो आज की डेट में उसको वहीं के वहीं रखा गया है। ठीक है। और पारदर्शिता लाने के लिए ये कहा गया है कि चिट फंड की जिस चिट का जिस समय ऑक्शन होगा तो कानून ये कहता है कि वहाँ चिट की मिनट्स के लिए 2 सब्सक्राइबर होने जरूरी है। टेक्नोलॉजी को देखते हुए अब ये कहा गया है कि ये 2 सब्सक्राइबर अगर प्रेजेंट नहीं है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं और उनके मिनट साइड किए जा सकते हैं। और वायबिलिटी बढ़ाने के लिए चिट फंड की फॉर्मन जिसे हम कहते हैं कंपनी की, उसकी कमीशन में 5% से बढ़ा के 7% की व्यवस्था कर दी गई है। और साथ साथ रिकवरी लाने के लिए कि ताकि जो चिट वाला है भाग नहीं जाए, उसके लिए अगर कोई चिट सब्सक्राइबर का पैसा उस कंपनी के अंदर पड़ा हुआ है तो उसको एडजस्टमेंट करने की पावर भी फॉरमैन यानी चिट फंड कंपनी को दे दी गई है। तो ये एक मूलभूत काफी सुधार किए गए हैं। तो ये लाने जो पिछले एक्सपीरियंस है जो आप बता रहे थे, जो वेरियस फ्रॉड हुए हैं, जो शारदा चिट फंड हो चाहे रोज वैली चिट फंड हो, तो उनको ध्यान में रखते हुए और उन बातों को समझते हुए कुछ ये वेरियस अमेंडमेंट किए गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि चिट फंड का अपने आप में आज की डेट में इतने बड़े देश के लिए लास्ट माइल फाइनेंसिंग प्रोवाइड करने के लिए एक बहुत अच्छा मॉडल है। अगर इसको ठीक ढंग से यूज किया जाए तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स निवेश का और फाइनेंसिंग का बन सकता है। और जैसा कि दक्षिण के कुछ राज्यों में हमें इसका उदाहरण देखने को भी मिलता है। शिशिर जी, ये बात जो हमने देखा, जो कुछ उदाहरण हमने दिए, उसमें ये देखा गया कि जो एक चिट फंड कंपनियां थी वो उन्होंने जो फंड है वो कहीं और डाइवर्ट किए, कहा जाता मल्टी लेवल मार्केटिंग में उन्होंने अपने आप को बदल दिया या किसी और तरीके से उसका दुरुपयोग किया गया फंड का। ये जो दुरुपयोग था, इसको रोकने के आपको क्या प्रावधान इसमें दिखते हैं और कितना प्रभावी आपको इस समय नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमारे देश में जब कभी भी हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, उसके साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी भी उतना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात। जैसे आप कहते हैं ना कि लोगों का खाता तो खुल गया, लेकिन खाते में जो पैसा पड़ा है उसका सही तरीके से कोई भी संस्था जिसने खाता खोल रखा है उसका सही से इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं, इसके लिए भी हमारे पास कोई व्यवस्था होनी चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होना चाहिए। हो क्या रहा था कि आज के दिन में जब आप कहते कि आपके पास 9 रेगुलेटर्स हैं जिनके रजिस्ट्रेशन से ही आप पैसा ले सकते हैं या आप किसी को पैसा दे सकते हैं, जिसमें आरबीआई शामिल है, सेबी है, आपका रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स है, ये सारे लोग हैं। होता क्या था कि लोग एक कंपनी बना लेते थे। अब वहां पर अगर भारत सरकार का जो स्तंभ है वो लोगों ने देखा तो लगता था कि ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, और उसके बाद वो कंपनियां मनमानी करती थी। चाहे आप शारदा के मामले में देख लें, रोज वैली के मामले में देख लें, पीएससीएल के मामले में देख लें, और अगर मैं पुराने में चला जाऊं तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम एक चला करती थी, जिसमें लोग पेड़ के नाम पर भी आपसे पैसा ले लेते थे कि हम इतने पेड़ लगाएंगे, इतनी पेड़ की कमाई होगी तो वो आपको देंगे। दरअसल दिक्कत हमारी ये है कि ये कहां जा रहा है, कैसे सदुपयोग हो रहा है, इसकी समझ इसलिए नहीं है क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी कम है। मुझे लगता है कि कानून बनाने के साथ साथ हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए जिससे कि हम ये जान सके कि हम जहां कहीं भी पैसा लगा रहे हैं, चाहे वो चिट फंड हो, चाहे वो आपका कोई भी स्कीम हो, चाहे वो बैंक का फिक्स डिपॉजिट हो या आपका एनबीएफसी में आप पैसा टर्म डिपॉजिट के तौर पे लगा रहे हैं, उन सभी जगहों पर आपकी जानकारी होनी चाहिए कि वो पैसा आखिरकार जा कहाँ रहा है। लेकिन जो छोटे छोटे दुकानों में काम करने वाले लोग हैं, जो रोजगार, जो दिहाड़ी के स्तर पे काम करते हैं, वो एजेंट के साथ विश्वसनीयता के आधार पे इस तरह का पैसा जमा करते रहे हैं। और अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी जैसी बड़े तस्वीर को देखेंगे तो उसकी संभावना अभी भी बेहद कम लगती है। देखिए, एक सीधी सी बात है, कोई भी आदमी अगर आपके पास आकर के कहता है कि आपका 2 साल में पैसा दुगना हो जाएगा तो कहीं ना कहीं लालच आ जाता है। बिल्कुल। हमारी दिक्कत यह है कि हम रोटी की सीमा तय करते हैं, मुनाफे की सीमा तय नहीं करते हैं। अगर ये हम सीमा तय कर दें कि बाजार में हमको 6% से कोई बैंक ज्यादा दे नहीं रहा है, 7% से ज्यादा बैंक हमको फिक्स डिपॉजिट पर दे नहीं रहा है, कोई अचानक आकर कहे कि मैं 20% दे रहा हूँ, 25% दे रहा हूँ, तो हमें सवाल उठाना चाहिए। अब लगता है इसके तहत फाइनेंशियल लिटरेसी का एक मुद्दा है और वो तो बड़ी दीर्घकालीन योजना की तरह उसको हमको देखना चाहिए। ये कितना रोक लगाने में ये जो संशोधन विधेयक है आपको इस वक्त दिखता है? देखिए, प्रभावी होगा, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकेगी, लेकिन कार्रवाई के साथ साथ जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि एक आम आदमी को भी समझना होगा कि उनके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। और यहां पर जरूरत है कि कानून बनाने के साथ साथ हम साक्षरता अभियान भी चलाएं, लोगों को बताएं कि ये चिट फंड क्या होता है, लोगों को बताएं कि ये पॉन्जी स्कीम क्या होता है, लोगों को बताएं कि बैंकों के फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, लोगों को बताएं कि
कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का फर्क क्या होता है। अगर हम ये सारी चीजें बताएंगे और कानून जब पारित होगा तो आप वित्तीय व्यवस्था में एक बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, एक बात जो कही जा रही थी वेद साहब की जो फंड जमा किए जाते हैं इस तरह से चिट फंड के जरिए या जो भी उदाहरण हमने देखे हैं पहले, उसका निवेश सही तरीके से नहीं होता था या उस निवेश में भी कई तरह के इन्फ्लुएंसेस, कई तरह के प्रभाव काम करते थे। और ये भी सामने बातें आई कि कॉरपोरेट लेंडिंग होती थी और इसके अलावा जो कोर सेक्टर हैं जो जहाँ पे दरअसल में निवेश होना चाहिए उस तरह का निवेश नहीं होता। इसकी वजह से जो है कई सारी अनियमितताएं देखने को आई। इसको कैसे आप समझा सकते हैं? देखिए, जो चिट फंड का कानून है वो अपने आप में पूरा सक्षम है और सख्त है। जो भी ये आपने बातें की, ये एब्रेशन है जो लोग मिसयूज करते हैं। आज की डेट में चिट फंड एक्ट के अंदर निवेश के बारे में पैसा कहाँ रखा जाएगा, कितना % रखना पड़ेगा, कितना रिजर्व में आपको ट्रांसफर करना, वो कानून के अंदर प्रावधान है और उसको फॉलो करना पड़ता है। और साथ के साथ चिट फंड के लिए देखिए लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि ये मॉडल जैसे अभी कह रहे थे कि भाई लास्ट माइल और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत अच्छा मॉडल है। अनऑर्गेनाइज्ड अनस्ट्रक्चर्ड बिजनेस और हाउस होल्ड के लिए अगर कोई पैसे की जरूरत है तो ये एक मॉडल अपने आप में बहुत जरूरी है कि जिसमें पैसे आपको मिल जाएंगे इमीडिएटली और बोरो करके। हो सकता है थोड़ा सा उसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा आए, तो इस मॉडल को डेवलप करना अपने आप में बहुत जरूरी है। लेकिन होता क्या है कि इस मॉडल की आड़ में लोग इसको मिसयूज करते हैं, क्योंकि ये चिट फंड स्कीम है कलेक्टिव जिसमें सब्सक्राइबर होंगे और बेनिफिशियर होंगे। लेकिन क्या करते हैं लोग, इसको पंजाई स्कीम की तरह यूज करते हैं, जिसमें वो कहते हैं आप पैसा दे दीजिए, हम आपको बनाएंगे, नाम रखेंगे चिट फंड, और होगी वो निवेश की स्कीम जिसमें अंदर वो इन्वेस्टमेंट स्कीम बना लोग उसमें अंतर नहीं कर पाते उसमें और लोग वहीं एक आदमी को फाइनेंशियल लिटरेसी लाने की सख्त जरूरत है। अब चिट फंड की एक बड़ी विचित्र स्थिति है, चिट फंड एनबीएफसी भी नहीं कहलाती, इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट के अंदर भी नहीं आती। चिट फंड एक निवेश स्कीम भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट स्कीम भी नहीं है, तो इसलिए सेबी के अंदर भी नहीं आती है। तो अब ये रेगुलेट होती है, एक सेंट्रल का एक्ट बना हुआ और एक स्टेट के एक्ट में बहुत सारे निवेश होते हैं। तो ये बात क्या सही है कि जो ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ चिट फंड वो ये कंपनी कहती है कि कोई भी रजिस्टर्ड चिट फंड कंपनी इस तरह के किसी भी अनियमितता में नहीं फंसी हुई है? क्या ये सच बात है? आप जो कह रहे हैं कि जो भी गड़बड़ हुए हैं वो ऐसे हुए हैं जो दरअसल में चिट फंड कंपनियां नहीं थी, कुछ और थी? नहीं, देखिए क्या है, गड़बड़ तो चिट फंड कंपनी में, क्योंकि नाम तो चिट फंड है, काम भी चिट फंड का करते हैं, उसकी आड़ में दूसरा काम करके ले जाते हैं। तो अब ये तो नहीं कहा सकता कि वो काम गड़बड़ चिट फंड, वो शारदा चिट फंड ही कंपनी थी, वो चिट फंड का ही काम करती थी। और इसी तरह से पीएचईएल भी काम करती थी और रोज वैली थी, वो चिट फंड कंपनियां ही है। लेकिन चिट फंड कंपनी के आड़ में कानून को ताक पे रख के दूसरे काम कर दिए गए, जिसकी वजह से समस्याएं, आपने निवेश कर दिया जो परमिसिबल नहीं था, जो आप लेके निकाल कर ले गए उसका वर्कआउट। तो जो अपने को जो समझने की जो जरूरत है कि इस अमेंडमेंट, अगर इस अमेंडमेंट को देखें, इस अमेंडमेंट का जो मेन मकसद है वो चिट फंड बिजनेस को, चिट फंड एक्टिविटी को प्रमोट करने का है और रेगुलेट करने का है। इसीलिए उन्होंने, आपने देखा कि उसकी जो सीमा थी वो बढ़ा दी गई, जो 1 लाख से 3 लाख कर दी गई या 6 लाख से 18 लाख कर दी गई, वो प्रमोट करने का आइडिया है कि करने के लिए की गई है। तो और कमीशन जो फॉरमैन की बढ़ाई है वो 5% से 7% बढ़ाई है। वो इसीलिए बढ़ाई है कि वो एक्टिविटी में जो वो खर्चे करते हैं, क्योंकि आपको जब चिट फंड का बिजनेस करना, वर्किंग करनी है, तो आपको कोई ना कोई खर्चे होंगे और कम से कम लाभदायक भी होना चाहिए। तो उस मॉडल को वायबिलिटी करने के लिए, प्रमोट करने के लिए मेरा मानना है कि ये जो संशोधन लाया गया है, ये इस बात का इशारा है कि रेगुलेट करने की जरूरत है और साथ के साथ प्रमोट करने की भी जरूरत है, क्योंकि चिट फंड अपने आप में एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का बहुत अच्छा मॉडल है। इस पे मैं अलग से एक सवाल शिशिर जी आपसे पूछना चाहूंगा। जो व्यक्तिगत निवेश की सीमा थी उसे भी 3 गुना बढ़ाया गया, कोई कंपनी या समूह इसमें निवेश करता है उसकी भी सीमा 3 गुना तक बढ़ाई गई, जो फोरमैन उसकी भी कमीशन 7% किया गया। इसका क्या फायदा होगा, ये क्यों किया गया? देखिए, बहुत सरल सी बात है कि जैसा जैन साहब ने कहा, बिल्कुल सही बात कहा कि इस कानून का मकसद ये नहीं कि चिट फंड को बंद कर दिया जाए। देखिए, चीजें बुरी हुई हैं, व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, उस व्यवस्था को सुधारने के लिए और व्यवस्था को और कैसे बेहतर बनाया जाए। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज के दिन में भी लास्ट माइल फाइनेंशियल एक्टिविटी, और इसका एक वर्ड होता है क्रेडिट एंड सेविंग, यहाँ दोनों चीजें इस व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई हैं। एक आप बैंक में जाते हैं, वहां पे भी आपको क्रेडिट एंड सेविंग की व्यवस्था होती है, और एक आप चिट फंड में जाते हैं, वहां पर भी क्रेडिट
डिपॉजिट एंड सेविंग की व्यवस्था होती है, जबकि बाकी जगहों पर इस तरह का आपको एक जगह पर दोनों चीजें नहीं मिल पाती ठीक है। दूसरा क्या है कि आपको जब एक जरूरत होती है, उस जरूरत के समय में आपको एक तय रकम, एक बड़ी रकम आपको मिल जाती है। ठीक है। तो सहूलियत है, और खास तौर पर वहां पर जहां पर बैंक या बाकी जो दूसरी वित्तीय संस्थाएं हैं उनका असर उस तरीके से देखने को नहीं मिला है, ठीक है। वहां पर इस व्यवस्था का बहुत योगदान है। मुझे लगता है कि अगर फोरमैन का कमीशन 5 से 7% किया जाए, या फिर हम इन्वेस्टमेंट की लिमिट जो है वो 3 गुना बढ़ा दे, चाहे वो अगर हम इंडिविजुअल की बात करें या कंपनियों की बात करें, सीधा सा मकसद है कि आप चिट फंड चलाइए, बेहतर तरीके से चलाइए, बड़े आकार में चलाइए, लेकिन कायदे कानून के हिसाब से चलाइए। वेद जैन साहब, एक बात इसमें मांग हो रही थी और संसदीय समिति ने भी शायद सिफारिश की थी कि इसमें बीमा का प्रावधान होना चाहिए, चिट जो है उसका बीमा होना चाहिए ताकि वो इंश्योर्ड रहे। आपको लगता है वो नहीं है इसमें? ये कितनी बड़ी बात है, उसको कैसे समझाएंगे? देखिए, लगता तो आदर्श है कि बीमा होना चाहिए, लेकिन ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अपने आप में ये इंश्योरेंस है, क्योंकि चिट फंड एक कलेक्टिव ग्रुप होता है। आप चिट फंड इंश्योरेंस के, आप बाहर वाले से चिट फंड में डील नहीं करते। वो चिट फंड में मेंबर कौन सब्सक्राइबर होते हैं, वो एक क्लोजली निट ग्रुप होता है। वो अपने आप में एक दूसरे का इंश्योरेंस है, नहीं तो इसकी कॉस्ट बढ़ेगी। अब आप देखिए 20 लोगों ने सब्सक्राइब किया। स्कीम मॉडल कैसे काम करता है कि भाई व्यापारी है या घरेलू लोग हैं या सब्जी वाले हैं, कोई आदमी है जिनकी थोड़ी बहुत सेविंग होती रहती है, तो आपने कहा कि मैं 1000 रुपये पर वीक की या 1000 रुपये पर मंथ की चिट डाल देते हैं। 20 लोगों ने 1000 रुपये मिलकर डाले, 20,000 रुपये, और वो स्कीम भी बहुत लंबी नहीं होती है, कोई 12 महीने की या कोई 24 महीने के, ज़्यादा 36 महीने 36 मंथ की हैं। आपने पैसे डाल दिए और उसी का आपने हर मंथ के बाद एक ऑक्शन कर दिया। जिसको जरूरत है, सपोज करिए आपने 20 सब्सक्राइबर बनाए जिन्होंने 1,000 रुपये कंट्रीब्यूट किया, 20,000 रुपये आए। आपने उसको कहा कि ऑक्शन कर दिया उसको कि भाई आज जिसको जरूरत है वो बताए कितने में लेना है। वो कहता है साहब मैं 3,000 रुपये डिस्काउंट देने के लेता हूँ, मुझे 17,000 रुपये दे दीजिए, मैं आपको दे देता हूँ। वो 3,000 रुपये का जो डिविडेंड है या वो जो प्राइस अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है। तो उसीलिए उसकी इंश्योरेंस की ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि लंबा चौड़ा बहुत लंबा डिपॉजिट है, शॉर्ट टर्म के लिए है और वर्किंग के लिए है। और इंश्योरेंस के अगर इश्यू में जाएंगे तो फिर हम आपका कोई म्यूचुअल, बेसिकली म्यूचुअलिटी है आपस की। ठीक है जी। शिशिर साहब, एक बात इसमें कही जा रही है कि राज्यों की भूमिका एक तरह से और बढ़ा दी गई है। कहा जा रहा है कि पहले 100 रुपए से ऊपर के चिट ये जो है इसका निर्धारण था और राज्य सरकारें उसका निर्धारण करती थी कि वो जो है कानून के दायरे में आएगा। अब जो है शायद इसकी कोई सीमा जो है वो राज्य ही तय करेगी कि आखिर उसकी क्या सीमा होगी। और ये बात भी कही जा रही है कि राज्य सरकारों पे बहुत ज्यादा जिम्मेवारी दी गई है इसको लेकर। और एक बात ये भी कही जा रही है कि अगर राज्य सरकारों की नीयत ठीक होगी तो अच्छे से चलेगी, अगर नहीं तो फिर ये इसमें गड़बड़ हो सकती है। देखिए, जब लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, लास्ट माइल फाइनेंशियल फैसिलिटी की बात करते हैं, वहां पर जो व्यवस्था होती है वो राज्य सरकार के अधीन होती है। राज्य सरकार की जितनी भी नियामक एजेंसीज है, राज्य सरकार की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, वो उसको बेहतर तरीके से लेकिन अमल कोई कर सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी होती नजर रखने वाली, क्या इसकी जरूरत महसूस नहीं? देखिए, बिल्कुल है, लेकिन सेंटर ने आपको एक मॉडल तो बना करके दे दिए ना, उस मॉडल के तहत आपको काम करना, उसने व्यवस्था बना दी है। मैं कह रहा हूं कि जब लास्ट पॉइंट पे आप जाएंगे, उस व्यवस्था को देखने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की है। अब अगर राज्य सरकार ईमानदारी से उस चीज को निभाती है तो आप समझिए कि ये मॉडल जो है, खास तौर पे जो हम कहते हैं कि बेहद निचले तबके से हैं, मजदूर तबके के हैं या आर्थिक रूप से काफी पिछड़े लोगों के लिए है, उनके लिए काफी कामयाब होगा। और यहां पर राज्य सरकार की भूमिका जो है वो काफी अहम हो जाती है, क्योंकि केंद्र सरकार फाइनल कनेक्टिविटी में उस तरीके से योगदान नहीं कर सकती जिस तरीके से राज्य सरकार कर सकती है। इसीलिए मुझे लगता है कि राज्य सरकार की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि रिजर्व बैंक और सेबी के अधीन नहीं है ये दोनों ऐसे फंड नहीं है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है जो सेबी रेगुलेट करे, या आपका बैंकों का या एनबीएफसी का स्कीम नहीं है जो आरबीआई रेगुलेट करे। लेकिन आरबीआई की कोई भूमिका नहीं है इसमें? नहीं, आरबीआई की इस, अगर मैं बिल को देखूं तो मेरी समझ से अभी आरबीआई का रोल यहां पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन चूंकि यहां पे आपको यह भी समझना होगा कि एक ऐसा फंड नहीं है जो एक बैंक की तरह या एक एनबीएफसी की तरह काम करता है, इसीलिए आरबीआई की भूमिका वहां पर सीमित है या नहीं है मेरे ख्याल से। जन साहब, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं आपको। देखिए, क्या हमें समझना चाहिए कि चिट फंड एक अपने आप में घरेलू स्कीम है, तो उसके ऊपर ओवर रेगुलेशन भी नहीं कर सकते, प्रोटेक्शन करना भी बहुत जरूरी है।
तो इसलिए आप ये कहें कि उसके ऊपर बहुत सारे कानून लग जाएंगे तो फिर उसमें एक समस्या ये आ जाएगी कि वो घरेलू स्कीम है जो 15-20 लोग मिलकर आपस में शुरू करते हैं तो वो एक अपनी व्यवस्था के अंदर चैलेंज आ जाएगा। बिल्कुल। जो दूसरी बात आपने जो 100 रुपए वाली बात जो कही थी, 100 रुपए वाली बात थी, उसमें ये था कि छोटी स्कीम को एग्जम्प्ट किया गया है, उसको चिट फंड में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। तो आज की डेट में एक्ट के अंदर यह है कि अगर वो स्कीम 100 रुपीज उससे नीचे की है तो उसमें रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। अब इस बिल में ये प्रोविजन कर दिया है कि हर स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दे दी गई है कि वो इस 100 रुपए की सीमा को बढ़ा सकते हैं जितना वो ठीक समझे। तो अगर सपोज करिए कोई 100 से बढ़ा के 1000 कर देंगे तो कोई स्कीम 1000 रुपए की चलती है तो शायद उसको फिर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। अब समय मेरे पास कम है, वेद जैन साहब ये सवाल आपसे ही लूंगा मैं। ये कहा गया कि जैसे कोई कंपनी है और वो इस तरह की प्रक्रिया में इन्वॉल्व है, अगर वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर देती है तो भी जो निवेशक है, छोटा निवेशक, वो जो है एक तरह से खतरे में आ सकता है। नहीं, देखिए वो तो मैं समझता हूँ, देखिए अगर कोई कंपनी अपने आप को दिवालिया घोषित कर देगी और जिन लोगों ने उसमें पैसा डाला हुआ है तो वो तो खतरे में आ ही जाएगा। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये अपने आप में एक म्यूचुअलिटी है जो कुछ लोग मिलके चलाते हैं। कंपनी एक उसका साधन बनती है जिसको हम फोरमैन कहते हैं और वो बहुत लिमिटेड वर्किंग होती है और उसके लिए भी बहुत सारे प्रावधान है कि 10% आपको प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर करके रखना पड़ता है, निवेश को कहाँ करके करना पड़ता है, और कंपनी में अगर लॉस आ जाएंगे तो फिर वो आगे वाली चिट के नया सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकती। तो मेरा ऐसा मानना है कि बाय एंड लार्ज चिट फंड कंपनियों में ये लॉसेस होने के कारण कम है, एक्सेप्ट जब चिट फंड कंपनी फोरमैन ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दे जहां की गड़बड़ घोटाला हो जाए, वो एक एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे शारदा कांड जैसे हुआ वहां पे कर दिया, तो इसी वजह से निवेशकों को दिक्कत आई हुई है। तो कहीं ना कहीं रेगुलेशन बहुत अच्छा है और ये मॉडल अपने आप में, जैसे अभी शीशर जी ने कहा कि निवेश और फाइनेंस दोनों का अपने आप में एक बहुत सुंदर मॉडल है अगर सदुपयोग किया जाए, और घरेलू छोटे छोटे गांवों में, शहरों में चलाने के लिए अपने आप में बहुत अच्छा मॉडल। बिल्कुल, हमारे पास समय इतना ही है, लेकिन एक बात तय है कि जो चिट फंड संशोधन विधेयक 2019 है वो कई सारे सवालों के जवाब देता है। निश्चित तौर पर ये एक मॉडल है, एक प्रक्रिया है जो आगे की ओर बढ़ती दिखाई देती है। बहुत बहुत